नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीकली शो में। और जिसमें हम चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नए साल में हमने देखा कि लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशंस यानी 2 दिन नए साल के 1 और 2 तारीख और उससे पहले 31 तारीख को काफ़ी बढ़िया ट्रेडिंग हुई और मार्केट ने एक हाईज़ की तरफ जाने की कोशिश की। कितना कन्विक्शन दिख रहा है चार्ट में, कितना ज़्यादा मजबूती दिख रही है, इसी को समझेंगे हम लोग चार्ट के ज़रिए। सरविंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरविंद जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और जो अच्छा नीरज तस्वीर जी। निकल के आ रही है मार्केट में, क्या लग रहा है कि अब एक जो पूरा एक मुश्किल का दौर था वो खत्म हो रहा है या अभी चार्ट कुछ और कह रहे हैं? देखिए, अब नया साल डेफ़िनेटली लोगों को बताएगा और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई थिंक पहली बार साल में मैं लोगों को मुखातिब हो रहा हूँ, तो आई थिंक नए साल की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सबके लिए मंगलमय हो 2026 का साल और अब देखेंगे मार्केट के लिए तो यूजुअली इवन ईयर्स में उतनी अच्छी खबर नहीं रहती है मेरे पास और मैं उस डिसिप्लिन को स्टिक करता हूँ कि भई अभी तक आप जब देखेंगे तो हर 2 साल में आप सेंसेक्स के चार्ट्स उठा के देखेंगे तो इवन ईयर्स में हल्की गिरावट बाज़ारों में रही है इतिहास में और पहले भी और काफ़ी रिपिटेटिव साइकिल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आध बार हुई चीज़ है। ऑलमोस्ट काफ़ी रिपीटेड होती है साइकिल ये हर 2 साल पे और 22 और 24 में भी आप देखिए 22 में थोड़ा-सा उतने बड़े फॉल नहीं आए थे बट 2 2022 में भी 2 छोटे-छोटे करेक्शंस थे। उसके बाद 24 में तो आपने देखा कि 24 वाला जो हाई लगा अक्टूबर का उसके बाद से तो मिड कैप्स की क्या हालत हुई है और ब्रॉडर मार्केट में किस तरह का डैमेज हुआ है और अभी तक भी पोर्टफोलियोज इवन दो निफ्टी ने एक नया हाई मारा है और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे और ऑल टाइम हाई टेरिटरी ब्लू स्काई टेरिटरी में हम हैं और हमने वो हुँ, 26,300 के लेवल को क्लियर किया है। बट आप देखिए कि उतना वॉल्यूम में ट्रैक्शन नहीं है और आप नेट नेट पोर्टफोलियो बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे देखेंगे तो लोगों के वो पीक एनएवीज या पीक वैल्यूएशंस 2024 वाले अक्टूबर वाले आए नहीं है अभी तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज में नया हाई नहीं बना है। इनफैक्ट मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो जहां पे एक वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो है वहां पे कोई बहुत ज्यादा आपने नए हाईज नहीं मारे रहेंगे और पोर्टफोलियोज अभी भी कहीं डिपेंडिंग ऑन किसका क्या कंस्ट्रक्ट है एनी वेयर बिटवीन 15-20% टू 5-6% के करीब थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हल्का सा रुझान नेगेटिव ही है जो कि हम निफ्टी 500 के चार्ट में भी देखेंगे। हुँ। तो नया साल चालू हो रहा है, इवन ईयर है, फर्स्ट क्वार्टर चैलेंज का रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ और उसी डिसिप्लिन को स्टिक करके अपना जिसको बोलते हैं ना कीपिंग योर नेक आउट आल्सो वहां जाके मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रखें। इस साल में अच्छे मौके नीचे में लेने के लिए मिलेंगे। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा ड्राई पाउडर आपके पास रहे और बड़े-बड़े निवेशक भी अगर आप देखें तो अब 30-35% जहां तक ड्राई पाउडर लेके लोग बैठे हुए हैं नाम सबको मालूम ही है। तो आई थिंक थोड़ा ड्राई पाउडर रख लेने में कोई बुराई नहीं है। मौके मिलेंगे। इक्विटीज की ये बात कर रहा हूँ मैं। ये जी। कैश में तो पिछले 1.5 साल से बैठे हैं। कैश में पिछले 1.5 साल से बैठे हैं, 1 साल से तो लेकिन बाज़ार भी देखिए उस हिसाब से नहीं चल रहा है। मतलब अपने बाज़ार की मैं पहले बात कर रहा हूँ। यूएस में हमारा हमेशा व्यू था कि लास्ट 1 साल, 1.5 साल में कि यूएस आउट परफॉर्म कर सकता है इमर्जिंग मार्केट्स को, स्पेशली इंडिया का जो एक लार्जर एक वेटेड इंडेक्स अगर आप देखें और दोनों को एक दूसरे की तरफ वेट करके देखें सेंसेक्स और डाउ जोन्स को तो आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं वो आउट परफॉर्मेंस वहाँ रही है और उस तरह के इंडिकेशंस भी आ रहे थे कि यूएस में आउट परफॉर्मेंस रहेगी और अभी भी वो चल रही है। तो अब हुँ, कहीं शायद हम कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम देखेंगे इस साल में। बट पहला 15 दिन जैसे मैंने बोला थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इसमें क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा और ये ब्रेकआउट्स तो डेफिनिटली हैं, नए ऑल टाइम हाई टेरिटरी में बाज़ार गया है बट 26,500 के तो हमेशा हमारी इस रेंज के टारगेट रहे हैं, तो उतनी जगह 26,500 26,600 की जगह है, बट उनसे बड़े ब्रेकआउट हो पाएँगे ये मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है। मैं इसको 1-2 दिन देखना चाहूँगा। देखिए 5 तारीख से कल से मतलब परसों से जो है लोग क्लियर कट वापस आएँगे। अभी तक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड था, सब बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स और सब लोग छुट्टी पे थे, तो लो वॉल्यूम्स में कुछ भी हो रहा है। अब क्लियर कट ये रुझान समझ में आएँगे क्या कि इस ब्रेकआउट से क्या एफआईआईज़ अपना स्टांस चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं या वो फिर कंटीन्यूअसली बेचते रहते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से एक पहलू रहेगा। ऐसा एक इंस्टेंस मुझे याद आता है 2005 के ब्रेकआउट्स जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी और लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार मिलके आई थी, तो उस पुलबैक में गोरे ने बेचा था। उस पूरे पुलबैक में जब तक नया हाई नहीं बना उस लो से 2200 के लो से लेके निफ्टी के 6000 लो के हाई तक एफआईआईज़ बेचते रहे थे। टुवर्ड्स द सेकंड हाफ पुल बैक के 50% पूरा होने के बाद से फ्रॉम 50 समझ लिए 4000 के आसपास से 6000 तक उनकी सेलिंग थी। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि नहीं ये ब्रेकआउट मीनिंगफुल हो गए हैं इंडिया में, तो 7000 निफ्टी के बाद जो उन्होंने बाइंग शुरू की, डबल ट्रिपल क्वांटिटी में जितना बेचा था उसका डबल ट्रिपल बाय किया। तो अगर ऐसा कुछ समीकरण बनने वाला है कि गोरे का ये पूरा स्टांस पलटेगा, तो बुल मार्केट सस्टेन कर पाएगा।
और उसके बाद ये ब्रेकआउट सस्टेन होंगे। लेकिन अगर एफआईएस का स्टांस पलटा नहीं आने वाले हफ्ते 10 दिनों में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन इस रैली में रहेगा। ठीक है, 500-1000 पॉइंट कहीं से भी बाज़ार चल सकता है। हमें भी लगता है कि 25,500, 25,600 राउंड फिगर, जैसे हुँ, मैंने 2024 के हाई पे ही बोला था कि बेस्ट केस आप 27,000, 27,300 भी सोच लीजिए, तो भी अभी भी पिछला डाउनसाइड आपका कहाँ था? 21,522। तो अभी भी यहाँ से नीचे की जर्नी ज़्यादा है और ऊपर की जर्नी कम है। तो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं बेस्ट केस सोचूँ, तो 27,300 के ऊपर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ फिलहाल, और 21,500 और 22,000 तो मुझे दिखता ही है। वो अभी हम आके गए। हम 24 वाले करेक्शन में हम 21,800, 22,000 आके गए हैं। तो वो अभी हुँ। भी कहीं 4,000 पॉइंट की डाउनसाइड और ऊपर में 1,000-1,200 पॉइंट की अपसाइड, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी कहीं उतना बढ़िया मेरे हिसाब से नहीं बैठ रहा है निफ्टी में कि आप इसको एक बड़ा ब्रेकआउट बोल पाएँ। हमने एक चीज़ देखा कि 26,000 को इसने कम से कम 1 दर्जन बार ट्राई किया है और जब भी जी, 26,000 के ऊपर गया तो वो 200-300 पॉइंट ऊपर जाके फिज़ल आउट होता है। जी, लेकिन नीचे भी वो नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि जी। वो 25,000 के तोड़ के नीचे जाए, वो फिर से ऊपर आता है। तो मतलब अगर 1 दर्जन बार वो ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे से फिर ऊपर भी गया है। तो जी, इस बार जो उसने नए साल में 26,328 मारा शुक्रवार को, जी। हुँ। क्या इसमें कोई स्ट्रेंथ दिखती है इस चार्ट को देख के लगता है कि कोशिश करेगा ये? देखिए, जो हाई नया रखा जाता है वो तो सांकेतिक होता है। अब इस संकेत को लेके बड़े लोग क्या करेंगे, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट नंबर बेसिस पे आपने देखिए अभी तक 26,300 के ऊपर आप जा नहीं रहे थे और आप हुँ, 26,300 के ऊपर आपने वीकली क्लोज किया है। अब इस वीक को आप एक थोड़ा-सा, जिसको बोलते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट के हिसाब से लेंगे, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक था, वॉल्यूम्स मिसिंग थे, बड़े प्लेयर्स भी मिसिंग हैं अभी तक। हुँ, बड़े-बड़े प्लेयर्स की डेस्क सब वो 5 तारीख को सब वापस आएँगे, जिनसे भी मेरी बात होती है, फंड मैनेजर्स जो भी इंटरनेशनल हेज फंड्स या जो बड़ी बुक्स चला रहे हैं, वो सब 5 तारीख तक छुट्टी पे हैं। मतलब 4 तारीख तक छुट्टी पे है, 5 से सब लोग मंडे से सब ऑफिस जॉइन करेंगे। हर साल का ये सीक्वेंस होता है। 3-4-5, 3-4-5 ये उनकी जॉइनिंग डेट होती है। जो पहला मंडे होता है नए साल का, उसमें तकरीबन-तकरीबन सब लोग वापस आ रहे होते हैं, और ये 3-4-5-6 तारीख की जो डेट्स होती हैं, उसी में लास्ट 20-22 साल से आप देख लीजिए, तो उन्हीं डेट्स के आस-पास लोग वापस आते हैं, क्योंकि वो पूरा वीकेंड तो मना के आना ही चाहते हैं। तो इन दैट सेंस आई थिंक 5 और 6 तारीख से ट्रैक्शन शुरू होगा। ये अगला वाला वीक मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। पूरा हफ्ता भी ट्रेड होगा, बड़ा हफ्ता है, मतलब पूरा 5 दिन का हफ्ता है, पूरा ट्रेड होगा प्रॉपर्ली, सब मार्केट्स चालू रहेंगे। अ, तो आई थिंक इस इंटरनेशनल सारे जो मेन यूएस और यूरोप के मार्केट्स हैं, वो चालू रहेंगे। आई थिंक एशिया में फिर भी थोड़ी छुट्टी रहती है। बट हुँ, आई थिंक वहाँ पे क्लियर कट सिग्नल्स मिलेंगे। ये सांकेतिक हाई नए लग गए हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। 26,500, 26,600 के हमारे भी टारगेट्स थे कि भाई वो नहीं आए हैं, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो वो भी अगर आने हैं तो आ जाएँगे। बट उनके बियॉन्ड बड़ा ब्रेकआउट तभी होगा जब यहाँ से फ्रेश कमिटमेंट होगा, क्योंकि फ्रेश कमिटमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है। जो मैंने पहले भी बोला कि अब आप इन ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम्स का एक्सपेंशन 1.2 टाइम्स, 1.3 टाइम्स चाहेंगे। ये 80,000, 1 लाख करोड़, 80,000, 1 लाख करोड़ के निफ्टी कैश के वॉल्यूम, इनमें कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो आप इन हुँ, ब्रेकआउट्स में कुछ नया फ्रेश ब्लड, नया कमिटमेंट तो कहीं से आना पड़ेगा ना सर। जब तक वो नहीं होगा तो आप विदाउट वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या करेंगे? ब्रेकआउट्स हमेशा एक एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन से होने चाहिए, जो अभी तक तो दिखा नहीं है। तो इसको हम हुँ, देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट 1 हफ्ता 10 दिन उसमें क्लैरिटी आएगी। बट ये विंडो बड़ी, जनवरी की विंडो जो फर्स्ट हाफ की रहती है, ये थोड़ी हुँ, क्रूशियल रहती है, तो इसको हम डेफिनिटली देखना चाहेंगे, और जिसको बोलते हैं ना, जंप द गन नहीं करेंगे। यू डोंट वांट टू जंप द गन एंड टेक अ कॉल। तो आप जो है वो हुँ, नहीं करेंगे। आप थोड़ा-सा इसको पेशेंस से देखेंगे कि क्या हो रहा है, और नए समीकरण बन रहे हैं, और नए साल के एलोकेशंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और किस तरह का हुँ। रुझान लोगों का बना हुआ है। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से देखना। ओके और निफ्टी 500 तो जो ज़्यादा बड़ी पिक्चर पेश करता है, उसने जी। भी 24,000 एक नंबर मान लीजिए आप तो उसके ऊपर जाके गया है। लास्ट जी, में जी, एक बड़ा बिल्कुल। ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है। तो जी। कंपैरेटिवली क्या ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा ठीक माहौल दिख रहा है? देखिए, हल्का-सा बाज़ार ने कलर चेंज किया है, हल्का-सा जैसे मैं हमेशा ऑड्स बोलता हूँ, हल्का-सा, मैं अगर ये वीकली क्लोज़ और सब कुछ देखूँ, हल्का-सा मोमेंटम का अगर रुझान शॉर्ट टर्म डेली में थोड़ा-सा बुल्स के फ़ेवर में आया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि बुल्स का पलड़ा अभी तक, जैसे हमने देखा कि भाई 26 हफ्तों से हम एक रेंज में फँसे हुए थे। पहले 24,300 से 25,300, उसके बाद 12 हफ्ता किया ब्रेकआउट हमने, 12 हफ्ते से फँसे थे हम एक रेंज में, जो थी तकरीबन 25,300 से लेके 26,300। तो आप अभी तो लास्ट 6, 8, 9 महीने तो आई थिंक कॉल राइटर्स के लिए एकदम बढ़िया जलसा था, क्योंकि ऊपर-नीचे के कॉल बेचे, 1000 पॉइंट की रेंज थी, दोनों तरफ थीटा खा के कहीं बाजार गया नहीं। तो पहली बार कहीं वो पलड़ा अगर 50-50 से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो आई थिंक बुल्स के फेवर में हुआ है। 55-45 अगर आप चाहें तो मैं वो रख सकता हूँ कि भाई 55-45 थोड़ा बुल्स का पलड़ा भारी है। यहाँ से हुँ, 500-1000 पॉइंट ऐड होना है तो हो सकता है। मैं बिल्कुल, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है, और वो इतने दिन से आप कोई एक रेंज में फँसे हैं, निकले हैं, तो आप वो ज़रूर करेंगे।
बट उसके बाद कितना बड़ा चेंज आता है परसेप्शन में, ओवरऑल लोगों के बाजार में, और बाकी इंडाइसेस भी चलना शुरू करते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ये हफ्ता मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा करंट जो आ रहा है कि इसमें कैसे नए समीकरण बन रहे हैं और कैसा मोमेंटम पकड़ रहा है बाजार इस ब्रेकआउट। ओके, तो नेक्स्ट वीक फुल वीक है और पूरे दुनिया के लिए फुल वीक है, कोई छुट्टी नहीं कहीं पे, और सब अपनी अपनी छुट्टियां और ईयर क्लोज करके आ चुके होंगे, तो नए साल के लोकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो एक हफ्ता और इम्पोर्टेंट होगा। निफ्टी मेटल का चार्ट हम लोग देखें तो पिछली बार, मतलब काफी पहले हम लोगों ने जब देखा था, एक दो महीने पहले, तो उसने अपना न्यू हाई बना लिया था। उसके बाद अब और जी ऊपर गया है। जी खासतौर पे जो नॉन फेरस वाले स्टॉक्स हैं, उनके दम पर ये जी ऊपर गया। क्या लगता है, मेटल की रैली तो अभी हमको लगता है इनिशियल स्टेज में, अभी तो बहुत बड़ी रैली बाकी है क्या? जी, इसकी हेवी लिफ्टिंग हमने जब इनिशियली थॉट लिया था एक 4-5 हफ्ते पहले, जब वापस बाजार रेंज में अटक रहा था 26,300, हमने कहा भाई कुछ तो ऐसा हो, निफ्टी को चलाएगा क्या? तो हम्म। कोई चीज़ तो ऐसी हो जो ऑल टाइम हाई में जाके कुछ करने की कोशिश कर रही हो और कुछ चले उसमें। तो आई थिंक 2 ही नाम निफ्टी में जो वेट्स हैं, एक तो सबसे बड़ा वेट आपका बीएफएसआई सेगमेंट का हो गया है, आई थिंक 30% का वेट वहाँ है। मेटल्स में भी आई थिंक एक 15% और कहीं मेटल्स का भी वेट है। तो आई थिंक ये 2 बास्केट ऐसे लग रहे थे। स्पेशली मेटल्स ऐसा लग रहा था कि भाई चलो बैंक निफ्टी तो बीएफएसआई स्पेस, बैंक निफ्टी तो सब लोग देखते ही हैं। बट मेटल्स में ऐसा लग रहा था कि भाई ये एक इमर्जिंग थीम हो सकता है और इसका कुछ ट्रैक्शन आगे का बाकी होगा। तो उस एंगल से मुझे लगा कि ये हेवी लिफ्टिंग कर सकता है और ये करेगा। अब कोशिश तो वही हो रही है। देखिए इस हफ्ते में एक अच्छा ब्लू स्काई टेरिटरी में गया है। सबसे अच्छा वीकली कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, इन द सेंस कि ऑल टाइम हाई पे बना है, अच्छे ब्रेकआउट से बना है, और मुझे दिखा भी है कि मेटल स्टॉक्स में ट्रैक्शन रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक-ठाक रहे हैं। मैं कहता हूँ उतने मनमोहक वॉल्यूम नहीं रहे, जैसे मेरे को हम्म। लगता है कि अगर अच्छा एक ब्रेकआउट मेटल्स ने किया है, तो व एवरेज से करीब सवा गुना, डेढ़ गुने से वॉल्यूम से ब्रेकआउट 1-2 दिन हो जाए और डिलीवरी भी जाए, तो उतना मनमोहक ब्रेकआउट नहीं है। बट मैथमेटिकली ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट ही है, ठीक-ठाक वॉल्यूम है। थोड़ा-सा हल्का एक-आध काउंटर्स में एक्सपेंशन भी दिख रहा है, डिलीवरी भी हो रही है। तो आई थिंक मैं इस फ्लो से जाऊँगा कि अगर मेटल्स की चाल बनी रही, तो हम्म। डेफिनिटली निफ्टी में यहाँ से जो भी लगता है कि एक 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट, 27,000 से 27,300 तक की अगर जर्नी ऐड होनी है, वो हो जाएगी, वो हो सकती है, तो मेटल्स को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक 26,300 के ऊपर का बंद है, तो डेफिनिटली हल्का-सा पलड़ा बुल्स का भारी हुआ है, इसमें डाउट नहीं है। और उसको इस हफ्ते में वापस से दूरबीन लगा के फिर से देखेंगे कि भई हाँ, क्योंकि हम्म। देखिए 9 महीने हम्म। के बाद कुछ नया हुआ है, तो 1 हफ्ता दे देने में कोई बुराई नहीं है। 1 हफ्ता उसको फाइनल कन्फर्मेशन के लिए दे देने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं। बट मेटल में कोई हैवी वेट तो है नहीं जो मेन इंडेक्स को खींच सके। एज़ अ पैक आई थिंक 15% निफ्टी का मोटा-मोटी है, जहाँ तक मैंने देखा था 13 या 15% निफ्टी का ये है। और हम्म। देखिए बीएफएसआई स्पेस को तो चलना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल जो हम्म। आपके अराउंड 30-33% निफ्टी का वेट है, उस पूरे बास्केट को भी चलना ही पड़ेगा। ये 50% बास्केट चलेगा, बाकी फिर नहीं भी चले, तो भी निफ्टी को एक हेवी लिफ्टिंग जो चाहिए वो हो जाएगी। और इसका असर बाकियों पे आ सकता है ना, ये कलर, फ्लेवर। अगर 50% स्पेस नहीं चल पा रहा है, 50 चल रहा है, 50 चलने वाला अगर अपना कलर थोड़ा-सा हरा कलर नीचे वाले को छोड़े, तो सबके थोड़े-थोड़े कलर चेंज होंगे। बट ये एक हम्म। स्लो प्रोसेस है, मतलब ये ओवरनाइट एक ही दिन में सब नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि वो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 2005 वाली जो एक केस स्टडी यहाँ शेयर की कि भाई देखिए, गोरों को शिफ्ट होने में टाइम लगा था, लेकिन जब शिफ्ट हुए, तो लॉक, स्टॉक एंड बैरल डबल, ट्रिपल क्वांटिटी से फिर बायबैक किया उन्होंने। तो 7,000 का ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पे हम एक वेव प्रिंसिपल में बोलते हैं, एक एक्सपेंडेड फ्लैट, जहाँ पे वो 1.318 टाइम्स निकल गया पिछले मूव का, हम्म। पिछले फॉल का। उसके हम्म। बाद से जो उन्होंने सौदा काटा है अपना, मतलब वो देखने लायक था। 7,000 से 9,000 तक जो निफ्टी में बाइंग हुई थी, वो गजब थी। मतलब 100 करोड़ बेच रहे थे, तो 200-300 करोड़ बाय करना शुरू किया। जो शॉर्ट किया था या जो बेचा था, उसको भी काटा और डबल, ट्रिपल क्वांटिटी में लॉन्ग गए थे वहाँ से। उसके बाद फिर निफ्टी ने जो चढ़ाई की थी, फिर वो निफ्टी भागा था। तो हम्म। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी वो 4,000 वाला, वो निफ्टी फिर 6,000, साढ़े सवा 6,000 भी हम गए थे। तो वो ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो बैंक और मेटल दोनों को साथ चलना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी में आएगा। हालांकि पिछले हफ्ते तो थैंक्स टू रिलायंस अकेले दम पे उसने खींचा है। अगर अगर किसी एक को आपको देना है ताज, तो वो है रिलायंस। लेकिन निफ्टी के लेवल्स नीरज जी, निफ्टी के लेवल्स वो अटल बिहारी वाजपेयी वाले हाई वाले थोड़े से गलत बोल गया। 1600 का वो वाला हाई था और 1600 से बाजार गया था 1100 तक। 1100 से जब पुल बैक हुआ 1400 का, 1400 के बाद जब बाजार कटा है उसके बाद, और 2000 के ऊपर जब गया है निफ्टी 1850 के ऊपर, उसके बाद जो बाइंग हुई है,
वो डबल ट्रिपल क्वांटिटी में हुई है और फिर नहीं तो 1800 वाला निफ्टी 6000 हुआ। ठीक है, वो जी। लेवल को आप अगर अगर उस लेवल को एक ट्रेंड माने तो फिर तो ये सही चल रहा है, फिर तो निफ्टी जाएगा 27-28 हजार, फिर आएंगे फाइव। नहीं सर, तो हाँ, तो ठीक है, फेयर इनफ। तो मैं कह रहा हूँ ये हाई निकल के अगर निफ्टी का अगर गोरों का पलड़ा पलटा, तो फिर ब्रेकआउट बड़े भी हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, और हम भी इससे परे नहीं है। अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम भी परे नहीं है। हम चाहेंगे कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो वो व्यू बनाएंगे, लेकिन उस व्यू बना, क्योंकि 9 महीने की रेंज से आप निकले हो, मैं एक उसको हफ्ता 10 दिन देना चाह रहा हूँ, ये श्योर होने के लिए कि ब्रेकआउट जेन्युइन है और यहाँ पे पैटर्न्स पलट रहे हैं। उसके लिए एक 9 महीने 1 हफ्ता वेट कर लेने में पेशेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगर टारगेट्स निकल रहे हैं, तो बहुत शानदार ऊपर के टारगेट्स निकल सकते हैं, जो मैंने अभी तक निकाले नहीं है। जब निकालूँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। बट ब्रॉडली फिर उस तरह का जब डिमांड सप्लाई चेंज होगा, तो बड़े सेटअप्स भी बन सकते हैं और हम भी उनमें बिल्कुल सोचेंगे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन एक नेक्स्ट 10 दिन के लिए मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, और 2026 के पूरा साल में भी अगर कॉशन मेंटेन करेंगे, थोड़ा-थोड़ा डर के ट्रेड करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए लॉन्ग, करिए शॉर्ट, बट दोनों तरफ से थोड़ा-सा संभल के करिए और समझ के करिए कि आप क्या कर रहे हैं। और कम से कम जी इंट्राडे तो मत ही करिए। 3-6 महीने का व्यू बनता है किसी चीज़ में तो करिए, नहीं बना पा रहे 3-6 महीने का व्यू तो मत करिए। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं न कहीं बाद में आपको ये सारे प्राइसेज़ या आगे-पीछे कुछ आपको ये सब लेने मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से ही बाज़ार एकदम से भागा जा रहा जी है। टाइम देगा आपको, मौका देगा। कल से कोई वर्टिकल ब्रेकआउट होके जी कल से 2-3 हज़ार पॉइंट भाग जाएगा, ऐसा मेरा व्यू नहीं है। ऐसा हो सकता है, 1% चांस है, बट ऐसा होगा नहीं। इतना जी। ईज़िली इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं होएगा। सिल्वर में क्या लग रहा है? देखिए, सिल्वर में तो डेफ़िनेटली एक पहला वीकली क्लोज़ जो नेगेटिव बनना था, वो यहाँ बन गया है। और गोल्ड सिल्वर दोनों में आप देखिए इस बार वीकली नेगेटिव क्लोज़ेज़ आ गए हैं। तो फुल स्टॉप तो नहीं है, अल्पविराम नहीं है, बट कॉमा डेफ़िनेटली लगेगा। और सिल्वर में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब लोग सोचते हैं कि अ, वॉलेटिलिटी किस बेइंतहा हुई है, 3 टाइम मार्जिन बढ़ा है, उसका कारण क्या है? और ये अपॉर्च्युनिटी भी है, अगर कोई चाहे तो इसको देख सकता है कि इंट्राडे ट्रेडर या जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी भी है कि लास्ट 6 वर्किंग डे में आप एमसीएक्स का खाली बड़े-बड़े स्विंग्स देखेंगे 5000 पॉइंट से ऊपर वाले, तो 25,000 से 2,25,000 से लेके 2,55,000 की रेंज बनी है, एक ब्रॉड रेंज, ठीक है? हम्म, उस रेंज का ऊपर-नीचे जब हुआ है 7-8 बार, उसकी अगर आप गिनती करते हैं, तो सिल्वर अभी 2,40,000 चल रहा है, लेकिन 1,20,000 पॉइंट का मूवमेंट 6 दिन में हो गया ऊपर-नीचे। 2.25 से 2.55, 2.55 से फिर 2.25, फिर 2.50, फिर 2.32, फिर 2.45, फिर वापस 2.30, 2.35, इस तरह से करके 7-8 लेग अगर आप जोड़ेंगे 6 दिन के, तो इस तरह का फैंटास्टिक मूवमेंट हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर कोई ट्रेड कर सके, जिनके पास इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल्स या स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, तो 1,20,000 का मूवमेंट हो गया 6 दिन में, जो कि 50% होता है करंट मार्केट प्राइस का। इन 6 डेज़ सिल्वर के स्विंग्स 50% के रहे हैं। इसीलिए आप देखिए लेकिन लोग पूछते हैं लेकिन मार्जिन क्यों बढ़ रहा सर्वेन है? सर्वेन जी, सर्वेन जी। जितने भी मूव हुए, हर मूव में हमने देखा है गैप अप गैप डाउन। तो अगर इस पे गैप अप के साथ खुला है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और गैप डाउन के बाद खुला तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक नहीं, नहीं, नीरज जी, आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जी। मूव था कि आप मार्जिन बढ़ा रहे हैं तो वो गैप डाउन हो जा रहा है। कम है। मैं ये 6 दिन में एक ही गैप है, 4-5 हज़ार पॉइंट का, बाकी 5,000 पॉइंट के 2 ही गैप रहेंगे, बाकी सब ट्रेड हुआ है। एमसीएक्स पे ये ट्रेडेड स्विंग बता रहा हूँ मैं आपको मोटा-मोटी। इसमें ठीक है, 1-20 में से आप 5,000 पॉइंट के 2 गैप हटा दिए, तो भी 1-10 एमसीएक्स भी ट्रेड हुआ है। ये एमसीएक्स के स्विंग ट्रेड हुए हैं 1-10 के। 5-5 हज़ार का पॉइंट के अगर आप 2 गैप निकाल दें उसके बावजूद, तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट है ये, मतलब 6 दिन में। और इंटरनेशनल भी यही हुआ। इंटरनेशनल में भी आपने 6 दिन में तकरीबन 50% का अप डाउन कर लिया। इसके लिए आज आपके मार्जिन 35% पे पहुँच गए हैं ना। मार्जिन रोज़ क्यों बढ़ रहे हैं? इस तरह की वॉलेटिलिटी में एक्सचेंज को भी डर लगता है कि एक ही दिन में आप 40 मतलब 6-7 दिन में आप 40-50% या तो खो सकते हैं या तो कमा सकते हैं। तो इसको आप अपॉर्च्युनिटी भी देख लीजिए, इससे डर भी सकते हैं आप। स्विंग ट्रेडर्स नहीं को ये तो ये उनके लिए जन्नत है। भाई, जी। एक्सचेंज को क्यों डर लग रहा था? एक्सचेंज के कर्मों की वजह से ही तो वोलेटिलिटी थी, तो एक्सचेंज को डर क्यों लग रहा था? उन्होंने जो किया उसकी वजह से वोलेटिलिटी हुई। पॉडकास्ट के थ्रू में तो डेफिनेटली मैंने एमसीएस को टैग भी किया है, और मैं कई सालों से उनको टैग करता हूँ या कहीं लिखता हूँ उनको ईमेल पे कि भाई आप एक ग्लोबल इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, आप एक ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, कॉमेक्स सिल्वर को, और आप जो वो ट्रेड होता है 23.5 घंटे, आप 9 से 12 मैक्सिमम, वो 11:55, आप 12 घंटे, आप 13-14 घंटे में मार्केट बंद कर देते हो। तो आपका तो ट्रेड हो रहा है हार्डली 14 घंटे, साढ़े 14 घंटे, वहाँ ट्रेड हो रहा है 23 घंटे। तो ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए 9 घंटे का अननेसेसरी रिस्की है ना।
आज के आईटी के जमाने में सर्वर चालू करके छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? जिसको ट्रेड करना है वो कर लेगा। आप अपना सर्वर चालू रखो ना, जिसको ट्रेड करना है कर लेगा, बायर सेलर हमेशा अपना प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे। दिक्कत क्या है? बट ये गैप अप गैप डाउन से इंडियन ट्रेडर्स बच जाएँगे। अरे आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, डेढ़-डेढ़ लाख किलो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अगर, तो आप इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और रोज गैप अप गैप डाउन हो रहा है, आपका फर्ज बनता है अपने इन्वेस्टर्स की तरफ कि आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो उसको ठीक से मिरर करे। आप 23 घंटे, साढ़े 23 घंटे को मार्केट में 14 घंटे में खत्म कर रहे हैं, 33% मार्केट आप उड़ा दे रहे हैं उसके लिए, तो डेफिनिटली उसकी रात और दिन की नींद हराम रहेगी ना, जो ट्रेडर है। अब जो लेके बैठा है और कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन इस तरह के मौके भी आप ट्रेड कर पाते अगर ओवरनाइट का डर नहीं रहता। मान लीजिए मेरे जैसा आदमी हो जिसको ओवरनाइट का डर नहीं है और उसको दिख रहा है कि वो स्विंग ट्रेड कर सकता है, तो बिल्कुल ये ट्रेडेबल स्विंग्स थे। ये सारे के सारे ट्रेडेबल स्विंग्स थे। तो एक्चुअली जितना पूरे साल में आप सिल्वर में नहीं कमाते, उतना आप शायद 4 दिन में ट्रेड करके थोड़ा बहुत कमा सकते थे। 15-20% तो निकलता था इस 50% में से। बट यस, अभी जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि गैप अप, गैप डाउन का जो डर है, उस चक्कर में एमसीएक्स में वो बात नहीं हो पा रही। एमसीएक्स का खुद के वॉल्यूम बढ़ जाएँगे और एमसीएक्स को खुद फायदा होगा, अगर वो ये करेंगे। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इट्स हाई टाइम। 20 साल हो गए, आप हमको एक 23 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट 14 घंटे ट्रेड करा रहे हो। इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। दूसरी बात, जो सीएमई ने एक महीने में 3 बार, एक हफ्ते में 2 बार उन्होंने अपना मार्जिन बढ़ाया, फिर उस रेप्लिकेट हुआ यहाँ पे भी, तो उनके कारण हुई है। लेकिन खैर, अब ये जो 72-19 पे खड़ा है, यहाँ से आगे जाने के क्या रास्ते इसके बनते हैं? क्योंकि ये वोलेटिलिटी को तो मैं साइड में रखूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेड वोलेटिलिटी है, नेचुरल नहीं है ये। तो एक्सचेंज में अगर आप उतरे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब-जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेंगे। तो इसमें एक्सचेंज तो अपनी ड्यूटी निभा ही रहा है। एक्सचेंज क्या गलत कर रहा है? एक्सचेंज को अपने रिस्क पैरामीटर्स के बीच में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है। भाई स्पैन कैलकुलेटर बना ही इसीलिए है कि जब-जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मार्जिन बढ़ेगा और जैसे-जैसे वॉलेटिलिटी कम होगी, स्पैन में ऑटोमैटिकली कम भी होगा। तो एक्सचेंज तो अपना काम बराबर कर रहा है, उससे तो कोई शिकायत ही नहीं है। अब इस जिस तरह के वॉल्यूम और जिस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न बना है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हुई है, एक्सचेंज इसमें क्या गलती कर रहा है? एक्सचेंज अपना काम कर रहा है। बट नहीं नहीं, मैं आप यही कह समझे रहा हूँ। नहीं। नहीं नहीं, आप जी, नहीं समझे। एक्सचेंज गलती जी। ये कर रहा है कि जो उन्होंने मार्जिन बढ़ाए घटाए, उसी की वजह से वोलेटिलिटी हो रही ना। पहले कहाँ ऊपर नीचे हो रहा था कि आप एक्सचेंज मैनेजमेंट करते उसका? 3 बार आपने क्यों बढ़ाया? सीएमई की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा सर, हूँ। जब क्यों आपकी बढ़ाया 52 आपने ट्रेलिंग 3 बार? नहीं, 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 जब आपका हम्म, सिल्वर भागा 10%, जैसे ही वॉल्स हम्म, बढ़े ना सर, आप तो 52 वीक ट्रेलिंग वॉलेटिलिटी देखोगे ना, वो तो ऑटोमेटिकली सिल्वर बढ़ रहा है। सिल्वर ने जब 9 महीने में कभी डबल 9 महीने में इसके 9-10 महीने में कभी एक बार डबल हुआ, पहले डबल, ट्रिपल और इस बार भी हुआ। जब इस तरह की वॉलेटिलिटी हुई, स्पाइक आया वॉल्स में, तो ऑटोमेटिकली जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे, वॉल्यूम बढ़ता स्पैन मार्जिन बढ़ता जाएगा। वो नो ब्रेनर, इट्स अ प्लेन मैथमेटिक्स, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 9 महीने में इतना बड़ा मूव कर दिया, जो आपने पिछले 60 साल में नहीं किया था। मार्जिन तो बढ़ने ही बढ़ने थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। तो एक्सचेंज ने कुछ भाई, नहीं किया, उल्टा मैं तो कह रहा हूँ ट्रेल कर रहे थे, थोड़ा जल्दी बढ़ाना चाहिए था। तो ये शुरू की एक जो एक मिनट, इक्विटीज में मैं जी, आपको 1000 शेयर बताऊंगा जो 6 महीने में 200% हो गए। क्या आपने उनका मार्जिन जी। फिल्टर 2% कर दिया क्या? नहीं मार्जिन नहीं उसमें किया ना उसमें भी आपने। काफ़ी बढ़े हैं सर। जी, बढ़ते हैं, वही तो मार्जिन मैं कह बढ़ते रहा हैं हूँ, उसमें भी। 6 महीने में 200% की रैली अगर इक्विटी में हो रही है किसी एक पर्टिकुलर जी। स्टॉक में, तो उसमें क्या मैकेनिज्म आपने लगाया? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म ये है कि जब आपका 200 गुना के वॉलेटिलिटी, अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, पहली बात समझिए, हम्म, 1 लाख का हम्म, कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 लाख था और डबल हुआ और 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो सिंपल से बात है कि जो पहले 25% का मार्जिन था 10 लाख पे, वो 2.5 लाख था। 20 लाख होते ही वो मार्जिन 5 लाख तो अपने आप पहुँचने वाला है। जब आपने कुछ चेंज भी नहीं किया तब। अब इसमें जब आप एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी मैं ऐड यही करेंगे। कह रहा हूं कि ये जो जी, वोलेटिलिटी या ऊपर नीचे हुआ, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। अब ये साइड में रखिए। अब बताइए, जो फंड ये चार्ट पे $72 पे ये खड़ा हुआ है, यहां से इसकी रैली क्या है? वो वोलेटिलिटी को इसलिए मैं साइड कर रहा हूँ क्योंकि वो एडमिनिस्टर्ड है। निकाल दिया सर, मैं वॉलेटिलिटी को नहीं गिन रहा हूँ। खाली भाव हाँ। डबल होने से ही मार्जिन डबल हो गया ना, 15,000 वाला मार्जिन 30,000 तो खाली भाव की वजह से हो गया है। बाकी हम्म, यस डेफिनिटली स्पैन मार्जिन भी बढ़ा है। ये मैं कह रहा हम्म, था। किसी भी चीज़ को आप डबल करेंगे तो मार्जिन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अगर वो हम्म। 25% ही रहा तो भी, और वॉल्स बढ़ेंगे तो थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। बस, वो मैं कहना चाह रहा था। जी, अभी बताइए ना, 72 आपका से दूसरा आगे क्या सवाल दिख क्या है? रहा देखिए, ऐसे जब भी सेटअप बने हैं हिस्टोरिकली, इस तरह के वीकली जब क्लोजेस आए हैं तो यूजुअली 4-5 महीने की 4-5 4-5 हफ्ते की कैंडल है तो हफ्ते में बात करेंगे। 4-5 कैंडल सुस्ता है? सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस चार्ट पे मैंने क्लियरली लेवल्स मेंशन किए हैं। आई थिंक अब जो इम्पोर्टेंट हो जाता है सैकड़ा, वो 70 का, जहाँ से आप ब्रेकआउट किए थे। तो देखिए इस हफ्ते में 69, 50, 70 के आसपास जब-जब आया है, 4-5 बार हम्म, आया है।
जब आया है वो 70, 69, 50 के आसपास बाइंग आई है। और ऊपर में 74, 75 और ऊपर में 77 ये यहाँ पे फ्यूचर्स के रेट में सेलिंग रही थी। एक बार 80, 82, 80 हाफ 82 हाफ गया था, वो एक ही बार गया था। तो कहने का मतलब यही है कि अब इसके सैकड़े अब ये 70 से 80 की रेंज में बंधा रहना चाहिए, पहली बात। और ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स थोड़ा-थोड़ा अगर रुझान हल्का-सा इस कैंडल की वजह से एक बेरिश जिसको हम डार्क क्लाउड बोलते हैं वो बना है, तो उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा रुझान नेगेटिव हो सकता है। और जैसे भी आपने बोला मार्जिन भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो 1-2 हफ्ते का कूल ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली मार्जिन भी थोड़े कम हो जाएँगे। जैसे ही कूल ऑफ होगा प्राइस में वैसे मार्जिन कम होगा, वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होगी तो मार्जिन घट भी सकता है। तो अभी बढ़ा है तो घट भी सकता है। तो नेक्स्ट 2-3 हफ्ते कूल ऑफ हो सकता है ऐसा मेरा मानना है। इस तरह की कैंडल पे यूजुअली आप हिस्टोरिकली जाके पीछे देखेंगे, तो एक आध अपवाद छोड़ के 5-6 हफ्ते का वीकली कैंडल के ऊपर 5-6 हफ्ते का एवरेज एक करेक्शन आ सकता है। उसमें अब हमें यही देखना है कि कहाँ तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 65 के आसपास अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। 65 पे एक अच्छा पैटर्न था। 65 से 70 वाली ज़ोन में कहीं इसको सपोर्ट आएगा। उसी एंगल पे अभी फिलहाल अगले हफ्ते के लिए यही मान के चलना चाहिए कि कहीं 65-70 वाला एरिया इसका एक सपोर्ट ज़ोन बनेगा, बना हुआ है और ट्रेंड तो देखिए अभी भी हाई टाइम फ्रेम पे ऊपर ही है। तो हाई टॉप, हायर बॉटम बन रहे हैं मीडियम टर्म, तो ट्रेंड आपको अभी भी ये मान के चलना पड़ेगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है, ऊपर ही है। जी। ओके, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, 65-70 के बीच में इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर अगले हफ्ते और कुछ नहीं किया गया तो फिर हम लोग इसको ट्रैक पे रखेंगे, क्योंकि देखिए चाइना ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया एक्सपोर्ट पे 1 जनवरी से। बहुत ज़्यादा डिलीवरी की प्रॉब्लम आई, लंदन में प्रॉब्लम आई, चाइना में प्रॉब्लम आई और कई ऐसे देशों में आई जहाँ पे चांदी बाइंग की जा रही थी। तो मेरा सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट ये था कि अगर आप या तो आप मान लीजिए कि हंट ब्रदर्स के समय में जो स्पेकुलेशन था, एक एक व्यक्ति ने किया, आज भी वैसा ही हो रहा है। अगर आप वो नहीं मान रहे हैं कि नहीं वैसा नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा है, जो इकोनॉमिस्ट या धुरंधर लोग वो बताएंगे, तो फिर आपका ये जो कदम है ना कि बार बार आप मार्जिन बढ़ा के उसको सप्रेस करना चाहते हो, वो होगा नहीं, क्योंकि $50 से आप लगातार यही कोशिश चल रही है, नहीं हो रहा है। सो आपको या तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग में डाल दो इसको, भैया 23 घंटे आप भी करो, जो हो रहा है देखेंगे। तो मैं जी। इसलिए ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि रुक नहीं रहा है, आपके दबाने से और तेजी से उछलता है। नहीं, देखिए वो तो देखिए आप किसी चीज़ को दबा के कितना दबा लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर का मार्जिन भी जो अभी 35, 40, 50 हो गया, अगर फ्यूचर में भी आप मेरे से 70-80%, 90% मार्जिन माँग लेंगे, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू डिलीवरी मैं इससे अच्छा तो मैं डिलीवरी देके पैसा लेके घर में रख लूँ ना माल, रोज़ मेरे को मार्क टू मार्केट तो नहीं आएगा। तो अब जिस तरह से मार्जिन बढ़ेंगे अल्टीमेटली यही हो जाएगा कि लोगों को ये होगा कि भई अब डिलीवरी लेके घर में रख लो। ठीक है? तो सारे एक्सचेंजेस में डिलीवरी के मैकेनिज्म उतने बढ़िया तो है नहीं, कहने की खाली बातें होती हैं, बट कैश सेटल्ड ज़्यादातर तो सब कैश सेटल्ड ही होते हैं। वर्ल्ड के आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो 70, 80, 90% सब कैश सेटल्ड ही चल रहा है मामला। ठीक है? डिलीवरी ली-दी तो बहुत कम जाती है एक्सचेंज पे। तो जब तक आप ये पेपर ट्रेडिंग ही हो रही है और पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो देखिए ये प्रॉब्लम्स तो स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक हैं। कोई डिलीवरी का कोई बहुत बढ़िया मैकेनिज्म मुझे नहीं लगता कि कहीं पे लगा हुआ है और सब जगह कोई 100% डिलीवरी उठ रही है। आई डोंट वांट टू नेम द एक्सचेंजेस बट सारे एक्सचेंजेस में इट्स मोर कैश सेटल्ड 70-80% ऑफ द वॉल्यूम्स इन प्रेशियस मेटल्स मेरे ख्याल से कैश सेटल्ड ही होंगे, डिलीवरी बहुत कम आती जाती है। तो क्योंकि डिलीवरी लाना ले जाना उसका एक कॉस्ट है सर। आप और ये बुलियन है। मतलब अगर मुझे एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस निकाल के जाना है तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे ब्लैक मतलब तो मुझे प्रॉब्लम, पूरा एन अब आप असली प्रॉब्लम पे आए हो ना, यही जी, है असली जी, प्रॉब्लम। जैसे आप डिलीवरी जी। दे नहीं सकते, मुश्किल हो रही है, तो एक्सचेंज करेक्ट, के बाहर करेक्ट। ट्रेड होगा फिर। वो भी तो है, कोई तो जरूरी थोड़ी एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। देखिए वो तो अभी देखिए आजकल वीडियोस तो आ ही रहे हैं ना कि चाइना में बिक रहा है सिल्वर रोड साइड पे भी ऐसे तो सब कितने सही कितने गलत एआई के टाइम पे वो नहीं समझ में आता बट सब चल रहा है वो तो देखिए वो सब तो चल रही हैं उनके कोई करेक्ट। उनका कोई पुष्टिकरण नहीं है बट इस तरह की चीजें रहेंगी बट इंपॉर्टेंट समझना ये है कि ये डिमांड इलास्टिक है ये इनवर्स कोरिलेशन नहीं है प्राइस से देखिए ये एक ऐसी चीज है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जैसे जैसे भाव इतना ज्यादा बढ़ेगा ना तो डिमांड भी कम हो जाएगी राइट। आपकी अभी अभी तो देखिए स्पेकुलेटिव डिमांड है या इन्वेस्टमेंट डिमांड है फाइन लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड तो कम हो जाएगी इतने भाव से आप कुछ भी चीज बना रहे हैं आप लैपटॉप कंप्यूटर जहां पे भी एक्स वाई जेड 100 ग्राम भी चांदी जा रही है आपकी तो वो चांदी का भाव तो 3 गुना हो गया है ना तो आपका उस पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट आप बैटरी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं आप उस उतना जितना भी आप चांदी 100 ग्राम यूज कर रहे हैं उसका तो भाव 3 गुना हो गया तो डेफिनेटली इस पे प्रेशर आएगा जब 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 कांदा 400 रुपए किलो हुआ था तो जहां हम दिन के 5 प्याज खाते थे, वहाँ हम 1 खाते थे ना, तो ये इसको इसको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा आगे चल के। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ब्लाइंड चलता ही रहेगा और लोग लेते रहेंगे।
क्योंकि भूख लगेगी तो आप वो चांदी का बाहर खा नहीं सकते, आपको खाना ही चाहिए, चांदी का बाहर आप खा नहीं सकते। नहीं, 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 तो वो वैसे ही डिमांड सप्लाई से मैनेज होगा, ना कि प्राइस सेपरेशन से। मेरा पॉइंट ये है। एग्ज़ैक्टली, तो ये कहीं न कहीं वो एक स्वीट स्पॉट इसका आएगा जहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, तो ये जो आपका सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच हर साल चल रहा है 15-20 साल से कि भाई सिल्वर शॉर्ट है, जिस तरह की ये रैली आई है, वही वही समीकरण ही मुझे लगता है कि अगले 6-12 महीने में चेंज हो जाएगा कि अगर ये और चला तो। क्यों सडनली हम्म, डिमांड सप्रेस इतनी हो जाएगी कि आप बैलेंस पे आ जाएँगे और जैसे ही आप बैलेंस पे आए, तो फिर वो जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है उसको काटना पड़ेगा सो तो फिर वो थोड़ा करेक्शन करेक्ट। आपको डीप मिल सकता है। जी। गोल्ड में कैसा दिख रहा चार्ट? गोल्ड तो मेरा बेटा है देखिए अच्छे से चलता है और बिहेव भी प्रॉपर करता है, सब ठीक-ठाक चल रहा है। आई थिंक उसमें एक लास्ट का लेग थोड़ा-सा एक था, उसको उसने भी ब्रेकआउट करके आई थिंक पिछले हाइज़ के आस-पास वो भी आ गया है। तो 4400 जो हमने 4400 के लेवल्स लगाए थे वीकली में, हम्म, अक्टूबर में, आई थिंक उन्हीं के आस उससे ब्रेकआउट हुआ और आज उसी के आस-पास आके बंद हुए हैं। तो थॉट यहाँ पे भी यही है कि इस तरह का जब वीकली बार बनता है, तो लास्ट टाइम भी आप देखिए गोल्ड बहुत तमीज़ से 3-4 वीक रेस्ट रेस्ट करता है। तो यहाँ मुझे हम्म, यहाँ पे लगता है कि यहाँ एक 3-4 वीक का रेस्ट पॉसिबल है और उसमें अब जो भी प्राइस करेक्शन जितने भी रिट्रेसमेंट जितना डीप आए, बट 3-4 हफ्ते का, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते का रेस्ट मुझे लगता है दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा भी है, सेहत के लिए भी हेल्दी करेक्शन, टाइम वाइज़ रेस्ट ये होना चाहिए और ये कैंडल वो दर्शा भी रहा है। नॉट दैट कि कल इसमें भागना दोबारा नहीं शुरू कर सकता, जिस तरह का हम्म, इस समय फ्रेनेज़ी चल रही है। बट लॉजिकली अगर आप मुझे पूछेंगे, इतिहास में अगर 100 बार इस तरह के कैंडल बने हैं, तो 90 हम्म, बार 90 टाइम्स ये कैंडल आपको एक छोटा-सा रेस्ट पीरियड या करेक्शन पीरियड दे देता है। अब वो चाहे 10% का करेक्शन आए या 15-20% का है, वो हम देखेंगे। बट एट लीस्ट 4-5 हफ्ते का टाइम वाइज़ कंसोलिडेशन तो आना चाहिए, इफ नॉट प्राइस। ये मेरा मानना है अभी फिलहाल दोनों के केस में। नहीं, बिल्कुल ये डिस्कशन इतना इसलिए किया गया कि जो भी लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत केयरफुल रहें क्योंकि एक दिन में आपके पैसे उड़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कमोडिटी है, बड़ा क्वांटिटी में होती है। तो आप अगर ट्रेडर हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहस हम लोग इतनी देर से इसीलिए कर रहे थे कि इसके अंदर की जो चीजें हो रही उसको भी आप समझिए। आर्टिफिशियल सेपरेशन हो रहा है, डिलीवरी की मुश्किल हो रही है, चीन की अलग कहानी चल रही है, अमेरिका की अलग कहानी चल रही है। तो ये गोल्ड और सिल्वर में बहुत केयरफुल आपको रहना है इफ यू आर ए ट्रेडर। राइट सर? जानना बहुत नीरज जी, एक चीज़ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अमाउंट थोड़ी ही बहुत क्वांटिटी आप घर पे रख पाओगे, बाकी तो आपको डर लगेगा। तो वेयरहाउस चार्जेज़ आर एनीवेयर बिटवीन 4 टू 6%। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हैं हम्म, तो 30 पैसा महीना और हम्म, अगर आप ठीक-ठाक छोटे प्लेयर हैं तो 50 पैसा महीना। मतलब वेयरहाउसिंग की कॉस्ट भी अच्छी खासी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपकी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट कोई बहुत कम है। यहाँ हम्म, 4-5-6% आपका वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस ये सब निकल जाता है। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये आपको यील्ड नहीं देगा, आपको कोई डिविडेंड यील्ड नहीं देगा, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। तो वो 6% अगर समझ लीजिए इंडिया में आप बैठे हैं, तो वो आपके वो 6% एफडी के चले गए। पैसा आपने डाल दिया और अगर आपने इसको आप बड़े प्लेयर हैं, आपने इसको वेयरहाउस में रखा, सपोज़ बड़े ईटीएफ्स फंड वो अपने घर में तो रखेंगे नहीं, वो फंड हाउस जो है वेयरहाउस में रखेगा, तो वेयरहाउस का 5-6% चार्ज जो भी डिपेंडिंग आई डोंट नो किसका एग्ज़ैक्ट क्या है बट इट्स सेफ टू अज्यूम कि 4 से 6% या 3 से 6% का वेयरहाउस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब आपका साल का लगना है, रेकरिंग लगना है और प्राइस पे लगना है। आपके हम्म, बाइंग प्राइस पे नहीं लगना है। आपने चांदी 60,000 में ली थी, तो वेयरहाउस कॉस्ट आपको 60,000 पे नहीं लग रही है अब 2,40,000 पे लग रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी वेयरहाउस कॉस्ट हर साल वैल्यू के हिसाब से बढ़ती चली जाती है, ठीक है? तो हम्म, बहुत सारे उसके समीकरण होते हैं, मिक्स्ड डिलीवरी, सबके साथ पूल में आपका बार रखा है, तो उसपे आपका नाम नहीं लिखा है, कोई भी बार उठा के आपको दे देंगे। आपको चाहिए कि नहीं मेरे नाम का बार लिख के आप अलग लॉकर में रखो, उसके अलग पैसे हैं। अरे बहुत तामझाम है सर, इसको स्टोरेज हम्म, दोनों का बहुत तामझाम है और इसको लाना ले जाना बहुत मुश्किल का काम है, कि आपको अब आपको डिलीवरी आपको चाहिए मेरा बार मुझे वापस करो, तो जाइए फिर बहुत सारी क्वांटिटी है तो जाइए, अब आप भी अपने साथ बाउंसर लेके जाइए ओके। और फिर लेके आइए। जी। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि अगला हफ्ता इक्विटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नजर रखें जी। और सोने चांदी में एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। हाँ, छोटा जिस तरह का एटलीस्ट कॉमा तो लगा है, मैं कह रहा हूँ पूर्ण विराम तो नहीं है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ब्रेकआउट्स हैं, तो कॉमा तो डेफिनिटली लगा है और 4-5 हफ्ते का कूल ऑफ पीरियड आना चाहिए। पहले भी हमको लगा था, तो गोल्ड में तो आया 4-5 हफ्ते का कूल ऑफ पीरियड, सिल्वर में नहीं आया। अब जिस तरह से हम्म, सिल्वर ने भी किया है, लग रहा है कि सिल्वर में भी 4-5 हफ्ते का कूल ऑफ पीरियड आना चाहिए और जैसे आपने बोला मार्जिन-वार्जिन बढ़ गए हैं 30, 35, 40% मार्जिन जब पहुँच जाएगा, तो फ्यूचर्स हम्म। होल्ड करने का कोई आदमी के पास इंसेंटिव नहीं रहता है। आई डोंट हैव एनी इंसेंटिव उतना आधा पैसा भर के ही अगर अच्छा, मुझे खड़े अपने रहना है तो कोई एमसीएक्स में कितना मार्जिन चल रहा है अभी सिल्वर और गोल्ड पे?
आई थिंक एमसीएक्स पे सिल्वर में आई थिंक 70-1,000 के आसपास मार्जिन पहुंचा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्यादा मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा, बट आई थिंक 65-70,000 के आसपास मिनी एमआईसी का पहुंचा है। बड़े वाले का आप उससे मल्टीप्लाई करें, 1 किलो का मार्जिन ये बता रहा हूं मैं। 5 किलो से 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 किलो मतलब को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2,35,000 रुपए किलो अगर चांदी है तो उसमें 70,000 रुपए आपको मार्जिन देना पड़ेगा। जी जी, तकरीबन तकरीबन। तो भैया बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करिएगा और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते थोड़ा एक हफ्ते भी इंतजार कर लीजिए तो सिल्वर गोल्ड का भी रुख पता चलेगा और मार्केट में भी क्योंकि फुल वीक होगा, सब छुट्टी से लौटे होंगे, इंडियन वाले फंड मैनेजर भी छुट्टी से लौटे होंगे, तो एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। तो नेक्स्ट वीक उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरवन जी, मजा आया बातचीत करके और लोगों को फायदा होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बहुत और नमस्कार। ऐसे ही शानदार डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे।